You're watching Newstainment Television. दादा 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 दादा। अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल कर लिया, क्योंकि मैं अपनी मानसिक संतुलन खो रहा हूँ। मतलब इससे पहले कि मैं खो दूं, अपन जल्दी से ये शो रिकॉर्ड कर लें। वो दिख रहा है तेरे बातों से, लग रहा है कि तू थोड़ा संतुलन तेरा हिल गया है। दादा, आज मैंने अपने लिए वो काम किया है जो मैंने पिछले 6 साल से नहीं किया था। ओके। मैं आज 6 साल के बाद फेसबुक चलाया दादा। अच्छा, 6 years। पता नहीं ये एक्सपेरिमेंट कितने लोगों ने अपने ऊपर किया है कि एक पूरा फुल फ्लेजेड अकाउंट होने के बाद 6 साल दे हैव केप्ट अवे फ्रॉम द फेसबुक, और फिर वो गए सिर्फ क्योंकि जो था वो मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों गया फेसबुक पे। ओके। और दादा मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे को ना वो फर्स्ट डेट वाली नर्वसनेस ज्यादा, इतनी बड़ी मेरी ऑडियंस थी दादा वहां पे, ऑफ कोर्स रेडियो के टाइम पे बनी हुई, लेकिन ना ये जो बीच का जो पीरियड था उसमें मुझे लगा कि अभी इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तब रेडियो जॉब था नहीं। हाँ। और लोगों के मैसेजेस और ये सब वगैरह आते रहते थे, और वो कोई हेल्प मांग रहा है, कोई कुछ अपना कोई खास बात बता रहा है, और मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता था क्योंकि मुंबई में उस वक्त मेरा स्ट्रगल चल रहा था। तो मैंने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया था 2014 में। ओके। 2014 या 15 में, तब से वो वैसे ही था। आज मैं 6 साल बाद गया, मैं खोला, मेरे को इतने सारे लोग दिखे, जिसमें आधे से ज्यादा तो जो सिंगल थे वो डबलिया गए हैं। मतलब शादी भी हो गई, बच्चा हो गया था। यस, लाइफ मूव्स ऑन, पीपल मूव ऑन। और अब मुझे लगा कि भाई मैं कैसे अप्रोच करूं, मैं क्या बात शुरू करूं, और मुझे लगा मैं क्या बोलूं ऐसा कि भाई, और मुझे ये भी पता था कि फेसबुक के एल्गोरिथम से काम करते हैं कि भाई आपने बहुत समय से कुछ पोस्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली वो कोई पिक ही नहीं करेगा उसको। और फिर मुझे लगा कि यार क्या बोलूं, तो मैंने डाला दोस्तों, बस ये एक डाल के मैं छोड़ दिया। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट हो गया, कोई व्यू नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और आई वॉज डिसहार्टेंड कि मैं बोला यार ठीक है, ऐसे ही होता होगा लाइफ में। भले ही तुम्हारे पास 5000 प्लस फ्रेंड्स हैं, लेकिन क्योंकि तुमने 6 साल से कोई करिश्मा किया नहीं है, कुछ डाला नहीं है, तो अभी तुमको कोई देखने क्यों आएगा। और उसी समय मुझे आया लाइव पहला प्रवीण गायकवाड़ का। प्रवीण गायकवाड़ दादा, ये मैं क्या बताऊं प्रवीण जी के बारे में, यानी मतलब आज से मेरे को याद है जब मैंने पहली बार अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाया था आरजे नितिन के नाम से, तब से ही इज माय फ्रेंड, और ही वॉज फॉर्चुनेटली आज भी पहले लाइक करने वाले। और उन्होंने तुरंत पूछा कि नितिन आपकी आवाज सुने, इतना टाइम हो गया, कहाँ सुन सकते हैं आपके शो को, किस चैनल पे हो आप। तो मैंने उनको बोला कि नहीं थैंक यू सो मच याद रखने के लिए, बाकी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। उसके बाद सेकेंड है शान घोष। दादा शान घोष इज अ सुपर सेलिब्रिटी इन नागपुर। ओके। आपको मालूम है शान घोष की खासियत क्या है? ही इज अ सलमान लुक अलाइक इन नागपुर। हाँ दादा, तो मैं आपको शान घोष के बारे में बता रहा था। ही इज अ मिनी सुपर लोकल सेलिब्रिटी, आप जो बोलना चाहो बोलो। ओके। ही इज अ सेलिब्रिटी भाई नागपुर में। उससे मैं पहली बार मिला तो मैं बोला यार ये बंदा कितना सलमान जैसा लगता है। और अभी कई सारे लोग हो गए जो सलमान जैसे दिखने वाले हैं, और उनका काफी फेमस भी हो गए वो लोग। पर शान के साथ दादा खास बात ये थी कि ही इज अ सुपर गाय, इतना सही बंदा है वो। इतने सारे मेरे उसके साथ बैठ के चर्चे हुए नागपुर में, चाहे सीताबर्डी जाओ, चाहे महाल जाओ, चाहे वर्धमान नगर जाओ, हर जगह लोग उसको जानते हैं। और उसके साथ बैठ के टॉकिंग वाज लाइक ग्रेट फन, कि एक अपने दोस्त से आप बात कर रहे हो, मस्त। वो मेरे को जिमिंग वगैरह के बारे में भी उसने बहुत सारी चीजें बताई, प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए। तो शान का कमेंट आया और उसने बोला कि अपन वापस कनेक्ट करते हैं नितिन भाई, कभी आप शो कहाँ लेके आओ शो पे वगैरह वगैरह। ओके। नेक्स्ट इन लाइन वाज रिया दुआ कुकरेजा। ओके। रिया दुआ कुकरेजा दादा, ये मेरी एक इतनी देसी दोस्त है ना वहाँ नागपुर की, क्योंकि जब मैं नागपुर दिल्ली से पहुंचा था तो मैं भी दिल्ली वाला, वो भी दिल्ली वाली, और हम लोगों ने दिल्ली वाला देसी माहौल नागपुर में बनाया था। इतने छोले भटूरे खाए होंगे हमने ऑफिस से बुला के। एंड रिया वाज लाइक टॉप इन द क्लास, टॉप इन द स्कूल, टॉप इन द कॉलेज, टॉप इन द ऑफिस।
जबरदस्त काम किया दादा उसने लाइफ में। और इसीलिए सिर्फ रेडियो सिटी नहीं, उसके बाद भी वो कई सारे बड़े रेडियो नेटवर्क्स में जाके उसने सेल्स और मार्केटिंग के बड़े पोजीशन को संभाला। और अभी अपेरेंटली वो आपका खुद का एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर में काम कर रही है और उसने एक अपना खुद का एंटरप्राइज खोला है। वेरी गुड। बहुत इंटरेस्टिंग होगा उससे बात करना भी। एंड शी वाज लाइक कि नितिन तुम कहाँ हो इतने समय से, नॉट इन टच। मैंने इतनी बार कोशिश की, मैंने बोला नहीं मेरी गलती है, विल गेट इन टच और हम बात करेंगे। उसके बाद दादा रितिका मूलचंदानी, ओके ये मेरी नागपुर की पहली बॉस थी। ओके। और बॉस सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप तो इनके साथ मेरा अच्छा था ही, लेकिन ये बड़ी स्पेशल मतलब लेडी है मेरी लाइफ में। क्योंकि रितिका ने ना दादा हम लोगों को वहाँ ऑफिस में जब माय एफएम में हम लोग काम करते थे तो सिर्फ मेहनत करना नहीं, सिर्फ लगातार काम करना नहीं, सिर्फ सही चीज के लिए स्टैंड लेना नहीं सिखाया। उन्होंने ना हम लोगों को मजा करना भी सिखाया कि हाउ टू हैव फन। ट्रू। क्योंकि हम लोग नागपुर नए नए पहुंचे थे, ज्यादा लोगों को जानते नहीं थे, तो शी वॉज लाइक फर्स्ट वन। इनके साथ हम लोग बाहर घूमे, मूवीज देखी, इतनी सारी जगह है नागपुर में जाने के लिए, घूमने के लिए। फिर आया निखिल गोहट का कमेंट। निखिल गोहट दादा इज अ बिग शॉट वहां। ओके। उसके वो बहुत बड़े बड़े होटल चेन्स के मालिकों के साथ उसके बड़े खास रिलेशनशिप थे और वो उनके बिहाफ पे कई सारे उनके रिजॉर्ट्स वगैरह की हैंडलिंग करता था। और उसके साथ हम लोगों ने इतने ट्रिप्स लगाए, कभी हम लोग पेंच आए हैं, कभी कहना गए हैं, कभी इतना घूमे हैं और सब उसके रिजॉर्ट्स में और बहुत आनंद के साथ। तो निखिल का भी कि यार कहाँ हुआ आप, कैसे अपन लेट्स गेट इन टच वगैरह। और फिर एक ऐसा बंदा यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन की जिसको जरूरत नहीं है आपको, विवेक पॉल। विवेक द पॉल कमेंटेड एंड ही वाज लाइक सीबीआई इंस्पेक्टर, हाँ सीधे वेयर आर यू, सीधे वेयर आर यू। और फिर बहुत ही अच्छे से उसने बोला कि यार अपना नंबर शेयर करो, अपन बात करते हैं। और विवेक पॉल के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 साल मेरा रूममेट रहा है वो। टॉप एग्जीक्यूटिव इन रेडियो सिटी। अभी पता नहीं और कहाँ कहाँ कितनी ऊंचाइयां उसने हासिल कर लिया होगा। पुणे से इतना सही सीख के आया था वो एमबीए। नागपुर में ही हैज डन ट्रिमेंडस जॉब। और मेरे भाई जैसा है, इसीलिए मैं इतना फ्रीली विवेक के लिए कह रहा हूँ। और विवेक के साथ दादा खास बात ये थी, उसके जो सिस्टम बनाए हुए थे, उसका जो एक मैनेजमेंट का तरीका था वो इतना सही था कि आज भी उन फंडास को मैं यूज करता हूँ अपने लाइफ में। ओके। और उसके साथ रहने में मैंने बहुत सारी चीजें, ऑफ कोर्स ही वाज आल्सो अ वेरी गुड शेफ जस्ट लाइक मी। तो हम लोग इतना एक्सपेरिमेंट करते थे और हमारी वाइल्ड कई सारी पार्टीज के, तो आप भी हिस्सा बने हो। तो 2 मिनट के लिए आप कुछ बोल लो, बोलना है यहाँ पे विवेक पॉल की पार्टीज के ऊपर। वेल ऑब्वियसली ही इज अ गुड कुक एंड उनके जो चिकन वगैरह जो बनाते थे वी यूज्ड टू हैव तुम्हारे घर पे, एंड ऑब्वियसली वाचिंग केबीसी विद दैट। यस यस यस, कौन बनेगा करोड़पति। और वो कौन करोड़पति से फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो कौन सा चैनल था, सेट मैक्स वगैरह पे जो साउथ इंडियन डब्ड फिल्में आती थी, विवेक उसका शौकीन था। मतलब उसको हर फिल्म का डायलॉग ऑलमोस्ट रटा हुआ था। फिर मुझे किसने मतलब बस किया, वंदना गवलानी जी ने। वंदना गवलानी जी इतनी जबरदस्त महिला है दादा, सोशल एक्टिविस्ट, प्रसन्न, हर चीज में आगे। जब भी हम रेडियो सिटी का कोई इनिशिएटिव लेते थे, कोई कंपटीशन कराते थे, शी वाज द फर्स्ट वन टू कॉल कि नितिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। एंड शी वाज अ ट्रेमेंडस कुक। वो हमारे लिए ऑफिस में, इनफैक्ट उनके घर भी हम लोग कई बार गए, वर्धमान नगर में वो रहती थी, और वो पूरे अपने बिल्डिंग में कम्युनिटी को, अब हम लोग आरजेस वहां पे जाके उनके यहाँ इतना बढ़िया खाना एंजॉय करते थे। बहुत ही अच्छी महिला। और आज वो लिखती हैं कि नितिन तुम्हारे जाने के बाद इतनी याद आती कि मैंने एक गाना बनाया, और वो गाना भी लिख दिया उन्होंने कमेंट में कि जिंदगी में कभी कोई आरजे आए ना रब्बा, आए तो फिर कभी वो जाए ना रब्बा। क्या सही, मतलब बहुत ही भयंकर क्रिएटिविटी। तो मैं बताया सिर्फ इसीलिए दादा क्योंकि आई जस्ट फेल्ट ओवरवेल्म्ड। आई जस्ट फेल्ट मतलब लाइक कि अरे क्यों ऐसा मैं 6 साल दूर रहा भाई। इट वॉज ओवरवेलमिंग दादा, इतना सारा प्यार, इतना सारा। और अभी तक वो लगातार आ रहा है। जब हमने बात करना शुरू किया लगातार कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं। और मतलब मुझे वही लगा कि ये जो प्रेम, बगैर जजमेंट का प्रेम जो नागपुर शहर और नागपुर शहर के वासियों ने मुझे दिया है, इसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा इस शहर का। और शायद हमने ये प्लेटफॉर्म इसलिए शुरू किया है कि हम कम से कम
उन लोगों को सामने ला पाए, उन बातों को सामने ला पाए जिससे लोग सुनकर पॉजिटिव हो और हमारी इस लाइफ के जो बैटल है इसको लड़ने में भी हमको मजा आए और इसको जीतने में भी हमको मजा आए। तो इट वॉज ट्रेमेंडस ज्यादा। तो मैंने सोचा ये इसके साथ ही शुरू करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और मतलब आपका भी मैंने फोटो देखा, वो सिंगापुर में किसी विलेज की तरह टॉप फ्लोर स्विमिंग पूल में आप मस्त बैठ के एंजॉय कर रहे हो। मैंने बोला वाह भाई, ये आदमी के तो अलग जलवे चालू है। नहीं, आई थिंक इट्स फन बिकॉज अगर आप किसी महफिल को छोड़ के चले जाते हो and then you again come back, so you find everybody in a different mood. People have moved on, शादियां हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं। तो I mean you are doing a kind of catch up game now. You will do it since you were away from it for a long time. नहीं, मैंने वही कहा कि मैं उनको प्रॉमिस भी यही किया कि नहीं दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं अपने बारे में बताते रहूं और मैं यहाँ पे रहूं एंड आई कीप इंटरेक्टिंग विद यू गाइस, क्योंकि ऐसे समय पे और जरूरी हो जाता है कि हम सारी वॉइसेस को सुने और सब जगह से जो हमको पॉजिटिव मिल सकता है वो लाके हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। बाकी आप बताइए दादा, आपका दिन कैसा रहा आज? दिन तो आई हैड ऑब्वियसली वर्क्स, आई वाज बिजी विद दैट एंड आज सुबह न्यूज़पेपर नहीं आया मेरे पास, मेरे घर पे। तो आई थॉट कि दुनिया सही चल रही है, दुनिया में कुछ खराब नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। क्या बात है, क्या बात। मैंने आज आई डिडंट फाइंड टाइम टू गो टू नॉर्मल रूटीन जो होता है ना, न्यूज देखो ये देखो नहीं। बट एक चीज मैंने नोटिस की शेखर गुप्ता के ब्लॉग से, वो ये है कि अमेरिका में एक कंपनी है, ऑयल एंड गैस कंपनी है, कॉलोनियल पाइपलाइंस। उनकी जो नेटवर्क डेटाबेस है वो हैक हो गई थी। अच्छा। और ये कॉलोनियल पाइपलाइंस है, ये ईस्ट को वेस्ट को जो न्यूयॉर्क का जो एरिया है वो एरिया में अमेरिका का ऑलमोस्ट 45 to 50% गैस अप्लाई करती है, विच इज ह्यूज। और वो पूरा पाइपलाइन उनको बंद करना पड़ा बिकॉज उनकी कंपनी हैक हो गई, आईटी कंपनी। अच्छा। वेबसाइट तो उनको पूरा बंद करना पड़ा। तो मतलब वहां पे ऑब्वियसली जब गैस नहीं है तो लोगों ने गैस भरना शुरू कर दिया, होर्डिंग शुरू हो गई। तो विच वॉज वेरी सिमिलर टू व्हाट वाज हैपनिंग हियर इन ऑक्सीजन के मामले में। अच्छा। कटौती है तो एंड ऑब्वियसली होता ही है कि इतनी बड़ी, अगर आप किसी अमेरिका को ऑलमोस्ट 50% अमेरिका को अगर आप गैस सप्लाई करते हो तो यू आर ह्यूज यार, बहुत बड़ी बात। और इतनी बड़ी कंपनी का गैस और ऑयल खत्म हो जाना, एंड ऑब्वियसली पैनिक बटन था। तो वहां यूएस प्रेसिडेंट ने आके उनको बोला कि भाई ऐसा मत करो, डोंट होर्ड, थिंग्स आर गेटिंग बैक एंड वंस ऑनलाइन आ जाएगा तो। पर होता ही है कि ऑयल एंड गैस का ऐसा होता है कि आप शुरू कर दोगे तो एकदम से तो नहीं आता है ना, वो पाइप से गैस जाती है, फिर धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होता है, देन फाइनली यू गेट इट। तो दैट विल आल्सो टेक सम मोर टाइम, बट दैट इज नॉट द न्यूज मैं तो को बताने वाला था। न्यूज ये है कि जिस कंपनी ने उनके वेबसाइट्स वगैरह सिस्टम हैक किए, उस कंपनी को कॉलोनियल पाइपलाइंस ने $5 million दिए बिटकॉइन के रूप में। अच्छा। टू गेट द कीज एंड सो दैट ज्यादा और डैमेज ना हो। और ऐसा कहा जाता है कि ये कंपनी जो है जिसने हैक किया है, इट इज लुक्स लाइक अ रशियन कंपनी, रशियन और वहां की उस एरिया की बेस्ड कंपनी। अच्छा। तो ये नया किस्म का एक टेररिज्म है जहां पे आपके सिस्टम को हैक कर देते हैं और कहते हैं कि भैया इफ यू डोंट रिलेंट देन ऑब्वियसली वी विल उड़ा देंगे सिस्टम, या बचाना है तो पैसे दो। उसी कंपनी ने वॉशिंगटन डीसी जो पुलिस है उनकी वेबसाइट भी हैक कर दी, उनसे पैसे मांगे। तो ऑब्वियसली वो तो सरकारी कंपनी है, सरकारी डिपार्टमेंट है वहां का पुलिस, डीसी का पुलिस, दे डिडंट हैव मनी टू पे। सो व्हाट दे डिड वाज, इन्होंने उनका डेटाबेस लीक कर दिया डार्क नेट पे। तो आप तो जो उनका जो पुलिस का डेटाबेस था जहाँ पे क्रुक्स और रॉबर्स और जितने भी क्रिमिनल्स थे, उनका डेटाबेस था, अब डार्क वेब में घूम रहा है। तो उन्होंने ज्यादा पैसे मांगे पर इन्होंने तो बहुत कम ऑफर किए। तो बोला कि हम इतने पैसे नहीं चाहिए, चिल्लर नहीं चाहिए आपके छुट्टे। तो उन्होंने वो डेटाबेस ली। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप कितना भी पीस मार खान हो, ये कब आप पे अटैक करेगा यू नेवर नो।
ये दादा बहुत बड़ा इशू है, आप सही कह रहे हो। साइबर अटैक्स के ऊपर काफी ज्यादा चल रहा है चर्चा। इनफैक्ट अभी यूट्यूब पे भी ये काफी ज्यादा चल रहा है कि जैसे जो लोग चाहते नहीं है कि आप अपना जो नैरेटिव बता रहे हो, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो या तो प्रो बीजेपी बात कर रहे हैं, है ना, तो इन लोगों के ऊपर भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं। यानी एक फौज है लोगों की जो जाएंगे आपके चैनल पे, कॉपीराइट मारेंगे, बोलेंगे कि रिपोर्ट अब्यूज करेंगे वगैरह वगैरह, तो आपका चैनल डाउन हो जाएगा। तो ये मतलब साइबर अटैक जो है इट इज वेरी कॉमन दीज डेज, और इसके बारे में हमको थोड़ा सा और जानकारी निकालना चाहिए, और इंडिया ने भी इसको अपने कैसे हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, उसके ऊपर और विचार करना नहीं, चाहिए। ऐसा कहते हैं कि दो पिछले महीने या 2-3 पिछले साल रादर मुंबई में भी लाइट गई थी, पूरे महाराष्ट्र की लाइट गई थी, बड़ा चक गया था लाइट का, तो बहुत देर तक नहीं आई। तो ऐसा कहते हैं कि उसमें भी चाइना का हाथ था। हाँ उसमें, हाँ हाँ, आई रिमेम्बर दैट, मुझे याद है होता था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो आई मीन व्हाट इट ओनली गोज टू शो कि अगर आपको किसी का नुकसान करना है तो यू डोंट हैव टू इन्वेड द कंट्री, आई डोंट हैव टू पुट बॉम्ब्स और मारकाट करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से भी किसी कंपनी का नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल दादा, बिल्कुल बिल्कुल, वो गौरव आर्या वही बता रहे थे उसमें कि किस तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, किस तरीके से टेक्निकल वॉरफेयर होता है, कि आपको सचमुच अभी सोल्जर्स के बीच में युद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपके पास और भी बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप बड़े ही आसानी से कंट्री को हार्म कर सकते हैं। और अभी देखिए आने वाले समय में पता नहीं और क्या क्या खुलेगा, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने एक अर्जेंट मीटिंग ली आपके वो जो इंडियन कोस्ट पर जो अभी तूफान आने वाला है उसके ऊपर, और साथ ही कोरोना की सिचुएशन के ऊपर भी। तो उन्होंने एक बार फिर बड़ा बेसिक चीज याद दिलाया है जिसमें हमसे गलती हुई है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, कि कोविड को हमको माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के जरिए ही समाप्त करना पड़ेगा। कि जैसे मान लेते हैं आपके महाराष्ट्र में केसेस फिर से कम होने लगे, अब जैसे मान लेते हैं मुंबई का एक इलाका है मलाड, मलाड में किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी से 3 केस मिलते हैं, तो आप मलाड की उस कॉलोनी के आजू बाजू घेराबंदी कर दो, वहां से लोगों को निकलने नहीं दो, वहां से लोगों को जाने नहीं दो। तो ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो बनाने हैं उसके जरिए ही आने मतलब बताया जा रहा है कि कंट्रोल हो सकता है ये। और मुझे लगता है ये जो आप कह रहे थे कि 5 अप्रैल तक सब सही चल रहा था और उसके बाद एकदम से हुआ है, इसमें सर जितने भी स्टेट्स में नंबर्स बढ़े, ये सचमुच यही लापरवाही हुई है कि केसेस निकलते गए लेकिन जहां से निकल रहे हैं उन जगहों को रोका नहीं गया, कंटेन नहीं किया गया, तो वो बढ़ते गए, फैलते गए, तो वो बड़ा जरूरी है। आई थिंक वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड होपफुली कि जो आने वाले समय में पूरा शहर लॉक करने की जरूरत ना पड़े, अमुक पॉकेट्स लॉक कर दो आप। हाँ, और हाँ, वैसे भी अगर आपको लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अगर आपको निकलना है जरूरी तो ही निकलेंगे आप। मतलब मैं तो अभी भैया 1 साल के लिए ना किसी भीड़भाड़ वाली जगह में जाऊंगा, ना ही मैं कहीं अननेसेसरी बाहर मूव करूंगा, ना किसी दूसरे शहर में जाऊंगा अनलेस बहुत जरूरी हो तो। ये आपने एक स्टैंडर्ड ओथ सबके लिए वैसे बोल दी है कि भाई सभी को ध्यान रखना चाहिए कि अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी नहीं हो जाती, कोई फिजिकल इमरजेंसी या कोई मेडिकल इमरजेंसी, तब तक बाहर मत निकलिए, रिमेन सेफ। अभी कहाँ की स्थिति जाएगी वो आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। बट मैं एक आपको बहुत जरूरी बात बताना चाह रहा था, वो जो अपना जो डिस्कशन हो रहा था कि हम जैसे ही गवर्नमेंट के सिफारिश में अगर कुछ बात कहते हैं तो लोग हमको मोदी भक्त कह देंगे, तो मैं उस पर सोच रहा था, मुझे लगा कि नहीं, हमारी इंडियन पब्लिक ऐसी नहीं है बॉस। हमारी इंडियन पब्लिक किसी की भक्त नहीं है, हम मेहनत करने वाले का साथ देना जानते हैं। अब इस पे अगर आप हमको भक्त बोलना चाहते हो तो ये आपका मतलब आपका डिस्क्रेशन, आप अगर भक्त बोलना चाहते हो, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ दादा, ऐसा नहीं है कि हम जो बात कर रहे हैं वो आम जनता नहीं कर रही। आज मैं जब फेसबुक पे गया तो मैंने इतने सारे नॉर्मल लोगों को, कोई एक ओंटारियो कनाडा में इंडियन है जो कि किसी कंपनी में काम करता है, वो एक स्कीम पोस्ट कर रहा है, जो कि एक इंडिया में मुंबई में कोई काम करने वाला लड़का पोस्ट कर रहा है, दिल्ली में जो एक बंदा है जो टीसीएस विप्रो किसी ऐसी कंपनी में काम करता है वो एक साधारण वही पोस्ट कर रहा है। क्या कर रहे हैं पोस्ट? वो जो कल हम बात कर रहे थे कि क्यों इंडिया को ऐसे बैड लाइट में दिखाया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के लिए खराब है, लेकिन सिर्फ क्या इंडिया को ऐसे टारगेट करना सही है कि यहाँ पे कुछ एक बहुत बड़ा मैसेकर हो गया है? तो इसके ऊपर सबने वही जो हम कल बात कर रहे थे कि भाई हम दूसरे कंट्रीज से अगर एक कंपैरिजन लेके देखें कि अमेरिका में क्या स्थिति है, यूरोप में क्या स्थिति है, चाइना में क्या है और हमारे यहाँ क्या है, तो ये सबने जो आपने मुझे कल एक वो जो फॉरवर्ड किया था उसके जैसे कई सारे और लोगों ने बनाए हैं।
तो मैंने भी उनको देखा, उसके बाद फिर मैंने अपने खुद के फिगर्स निकाले, तो वो बिल्कुल मीट कर रहे हैं और उनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे एक सफाई देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हम इंडियंस में कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हम लोग साथ देना जानते हैं। हो सकता है मैं इसमें अपना गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो यही लगता है, जो अपने भाई 35 साल के जीवन में हमने सीखा है कि लोग यहाँ पे मेहनत करने वाले का साथ देना जानते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय हमको कुछ नहीं पता था, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारी आधे से ज्यादा जनता गरीब थी, लेकिन सब आशा के साथ उनकी तरफ देखते थे कि चाचा नेहरू चीजों को ठीक करेंगे। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री आए, उस वक्त भी सबने पूरी विनम्र और श्रद्धालु आंखों से उनकी तरफ देखा कि अब भारत अच्छा होगा, इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी आई, उनको हमने समर्थन दिया कि भले ही ये नौजवान है लेकिन ये देश को सुधार सकती हैं। एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जिनके कार्यकाल में देश में इमरजेंसी लगाई गई, बड़ा कठोर कदम था, हमने तो देखा भी नहीं, लेकिन उस कठोर कदम में भी अधिकांश जनता ने सरकार का साथ दिया। उसके बाद एक ऐसा दौर भी आया जब हमारे यहाँ कमजोर प्रधानमंत्री बनने लगे, वो कोएलिशन एरा था दादा, जब बहुत सारी पार्टीज मिलकर सरकार बनाती थी, तो इसलिए कमजोर प्रधानमंत्री होते थे, वो अपने मन का कुछ नहीं कर पाते थे, तब भी लेकिन हमने भारत के प्रधानमंत्री का साथ दिया। फिर अटल जी आए, अटल जी का भी हमने साथ दिया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी, एक साफ छवि वाले प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले, हमारे देश ने उनका अनुभव किया। हमारे देश को ये भी समझ में आया कि उनके सीधे साधे कार्यकाल में ऐसे कई सारे लोग हैं जो उनके पीठ पीछे घोटाले कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमने उनका साथ दिया। और आज एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 70 साल भारत पीछे है, उसे 70 साल आगे लेके जाना चाहता है, हम उसका भी साथ दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप हमको भक्त बोलना चाहते हो तो हमको ये भक्त शब्द स्वीकार है। ये स्पीच तूने कहीं लिखी थी कि प्रैक्टिस किया था? नहीं दादा, ये पूरी भावनाएं हैं जो मन से खुली खुली निकल रही हैं। और हाँ, इससे प्रोमो जरूर अच्छा कटेगा मेरा ये जरूर ध्यान में था मेरे को नहीं, लेकिन सत्य है दादा ये। नहीं, आई थिंक तूने कहा पूरा रन डाउन दिया है ना, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी ट्रू, बट द थिंग इज, हमने जो कल बात किया था कोविड के बारे में, प्रोपेगेंडा के बारे में, ये ना एज समय जाएगा ना सच्चाई बाहर निकलेगी, जो भी सच्चाई हो, चाहे वो सच्चाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए, प्रो जाए, डजंट मैटर, इवेंचुअली सच्चाई तो निकलेगी ना कि क्यों हुआ ये, कैसे हुआ ये, कौन लोग थे जिन्होंने ये किया वो किया। आज नहीं, एक साल बाद निकले, ऐसा अभी हमें अभी निकलता है ना, पिछले जो हुए थे कांड, खुलासा भी होता है, तो इसका भी खुलासा होगा। आई एम श्योर कि पीपल विल रियलाइज कि जो हुआ था वो सबसे अच्छा हुआ था, इससे खराब भी हो सकता था, लेकिन जो हुआ सबसे अच्छा हुआ इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल सही बात दादा। और मैं ये भी सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब देख रहे हैं दादा, हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, हम ये देख रहे हैं कि मीडिया इस पूरे मसले को कैसे हैंडल कर रही है। हम और आपने जो रिपोर्टिंग कर दी वो सदैव रहने वाली है, इंटरनेट से कोई इसको हटा नहीं सकता है। तो आपने जिस लाइट में इंडिया को दिखाया है, ये इंडियंस विल नो फॉर एवर, हम हमेशा के लिए इस बात को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आगे क्या होता है। तो अभी बहुत जल्दी मैं आपको फिगर्स भी देने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले हम लोग बात करते हैं एक और अफवाह वाली न्यूज की, जो कि बड़ी जोरदार है। कल किसी ने डिक्लेयर कर दिया ट्विटर पे कि परेश रावल जी का देहांत हो गया। अरे वाह, ये ट्विटर यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी हो सकता है परेश रावल ने भी बड़ा उसको ह्यूमर के साथ लिया और उन्होंने लिखा कि भाई मैं नॉर्मल हूँ, मैं जिंदा हूँ, और उन्होंने तुरंत यानी क्लियर कर दिया उस बात को। और उस पे मुकेश खन्ना जी भी आजकल वो चला रहे हैं एक यूट्यूब चैनल, मुकेश खन्ना जी अपने शक्तिमान, तो उन्होंने बोला ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के मारना चाहिए जो ऐसा लिखते हैं आई थिंक वो तो मतलब वो वहां वैसी जगह है जहाँ पे एडिटोरियल नहीं होता है, जिसके मन में आए जो आए लिख देता था। दैट इज हार्डली अ स्पेस वी शुड इवन वरीड अबाउट। वहां पे कुछ भी लिख देते हैं और लोग कुछ ही मान लेते हैं। परेश जी ने भी सही थप्पड़ दिया ना, बोले ये बाबूराव का स्टाइल है अच्छा भाई, तो आपकी सलमान खान की राधे ने एक और बहुत बड़ा कमाल का अचीवमेंट किया है। IMDb में उसको 2.1 की रेटिंग मिली, which is the worst of the best। अभी तक की सबसे लोएस्ट, मतलब 2.1 2.1 मिल गया उसको। मुझे लगा 1.1 भी नहीं मिलना चाहिए था उसको, जिस तरह से रिव्यूज आ रही है
2.1 है मतलब, और ये आज कई लोगों ने पकड़ा तो मैं सोचा आपको बताता हूँ। अच्छा भाई दबी, जो आपका जो साइक्लोन टकोटे बोल रहे हैं, क्या उसको टकोटे क्या बोल रहे हैं, टोकटे? किसी को पता नहीं, ये ऐसा शब्द लिखा है ना उन्होंने, हम्म। बस साइक्लोन टीकू टीकू कुछ कर दो आप तो हो जाएगा। वो टीकू जिनी वाड़ी बोलो या टेबल टेनिस बोलो, समझ में नहीं कैसे प्रोनाउंस करने का। तो वो बहुत इंटेंस हो रहा था, ये लोग बता रहे हैं कि मतलब पहले जो लग रहा था कि एक नॉर्मल साइक्लोन रहेगा, लेकिन वो एक इंटेंस स्टॉर्म में बदलते जा रहा है। और नहीं, मुंबई में तो ऐसा लग नहीं रहा है कुछ, बिकॉज अभी तक ऐसा इसका कुछ महसूस नहीं हुआ है। सैटरडे हाँ, शाम को कहा था कि वेदर विल चेंज, बट हो सकता है रात को चेंज हो जाए अभी। बट अच्छा ये कल ही तो 16 है ना? बट ये समझ में नहीं आता है कि अरेबियन सी को सडनली क्या हो गया है। इतने सालों से, दशकों से तो शांत थी बेचारी, मतलब सडनली हाँ, 2-3 साल में क्या मूड बदला है उसका, कि मतलब हर साल लास्ट 2 साल से मुझे याद है कुछ ऐसा होता है। नहीं आपको सही ऑब्जर्वेशन है दादा। जब साइक्लोन हमने थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ा है तो उसमें यही बताते हैं कि अपना जो बे ऑफ बंगाल एरिया वो सेंसिटिव एरिया है, हम्म वहां पे ही ज्यादातर साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, और उड़ीसा और जो तमिलनाडु है वो हम्म दोनों सिवियरली अफेक्ट होते हैं। पर अभी पिछले 1-2 साल में हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ साइक्लोन्स इस तरफ भी डेवलप होते हैं अरेबियन सी में, और वो ऐसे हम्म आपको छूते हुए निकलते हैं, मतलब अंदर नहीं आते हैं आपके बॉम्बे में, ऐसे हम्म छूते हुए बिल्कुल समुद्र यानी गुजरात की तरफ निकल जाते हैं। तो ट्रू। लेट्स सी कल क्या होता है, आप मतलब बताइएगा कैसा अनुभव रहता है आपका उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना ने दादा एक बड़ा काम कर लिया, लेकिन क्या काम कर दिया उसने? अब दूसरा कंट्री बन गया है चाइना, रशिया भी पीछे रह गया इसमें। नहीं नहीं, वापस बोलना, क्या किया है? तेरी आवाज कट गई थी। चाइना ने दादा क्या किया है? चाइना ने मार्स पे रोवर उतार दिया है, और जो दौड़ेगा उनका रोवर भी वहां पे, और ये ऐसा करने वाला वो यूएसए के बाद सेकंड कंट्री बनी है। रशिया भी पीछे रह गया है इसमें। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, यूएस जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ गया है अभी, और चाइना तेजी पकड़ रहा है अभी। तो यूएस इज बिकमिंग अ वीक नंबर 1 एंड चाइना इज बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग नंबर 2। वो जब और से ये ये वैसे ही हो रहा है जैसे कोल्ड वॉर के टाइम में होता था, कि यानी एक्चुअली स्पेस कंपटीशन अमेरिका और रशिया के बीच में होता था, कि उन्होंने कुछ किया तो रशिया भी कुछ करेगा, रशिया ने कुछ किया तो अमेरिका भी कुछ करेगा। लेकिन अभी यानी मतलब हेड टू हेड अमेरिका और चाइना का हो रहा है मतलब। चाइना को बड़ा करने वाला अमेरिका ही है, बिकॉज उसने ही उसको बहुत सारे इंडस्ट्रीज के ऑप्शंस दिए थे, प्रोडक्शन के वगैरह वगैरह। हम्म। बट डेफिनेटली चाइना इज बिकमिंग अ चैलेंज, नो डाउट अबाउट इट, और नो वो डाउट मूवमेंट अबाउट भी तगड़ा हो रहा है दादा, लगातार बातें हो रही है मीडिया में हर जगह कि कोरोना वायरस का ओरिजिन, और कोरोना वायरस का भाई ये सीधे सीधे आप बताइए, ये नेचुरल है मैनमेड है, इस पे ऐसे छुप छुप के बातें नहीं हो रही हैं, अब खुली बातें हो रही हैं हर जगह। अपना रिपब्लिक तो ऑफकोर्स कर ही रहा है, वर्ल्ड मीडिया भी इसकी अब धीरे धीरे बात कर रहा है मतलब, हम्म अमेरिका को छोड़ के, क्योंकि अमेरिका में ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के खुद शायद थोड़े से हाथ इस मामले में गंदे हैं, कि वो जो वुहान। ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जो मुझे लगता नहीं है पूरी फोर्स में बाहर निकलेगी। इसका इन्फॉर्मेशन, ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन निकलती रहेगी इसकी। और रिपब्लिक वाले ने बनाया था ना इसीलिए उस दिन डिबेट का अपना टॉपिक, कि बोले इस कोविड-19 अ ग्लोबल कवर अप, हम्म क्या कवर अप किया जा रहा है, इतनी बड़ी मैनकाइंड की हिस्ट्री की इवेंट है ये, और हम्म क्या इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है कि बात बाहर ना निकले, कि इसमें कौन इन्वॉल्व था और कौन नहीं था। बट इंटरेस्टिंग होगा दादा, वो पकड़ रहा है, एटलीस्ट बातें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर रोज कुछ ना कुछ। चलो देखें क्या उसका मतलब। आई यूजुअली ऐसा होता है ना कि इस तरह की चीजें 20 साल 25 साल बाद कोई बुक लिखता है तो फिर लोगों को मालूम पड़ता है। यू ये आर राइट दादा। इमिजिएटली तो नहीं मालूम पड़ेगा करेक्ट करेक्ट वो ये करेक्ट। एसेंशियली जो वो कहते हैं ना कि कंट्रीज जो अपने सीक्रेट्स डिक्लासिफाई करते हैं, हम्म। तो जैसे अलग अलग पिक्चरें बनती है हाँ हाँ हाँ। तो फिर यू कम टू नो कि ये तो ऐसा हुआ था पहले हम्म। तो इट्स गोना बी वन ऑफ दोज थिंग्स। बट डेफिनेटली वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है अभी, एंड राइट फ्रॉम हमारे कंज्यूम करने का तरीका से लेके तो टू बाहर जाने के तरीके से बिजनेस करने का तरीका है, एवरीथिंग इज विल चेंज। और आज से 50 साल बाद, मे बी 30 साल बाद, जब लोग पूछेंगे कि ये कब शुरू हुआ था, वर्क फ्रॉम होम कब शुरू हुआ था, तो विल पीपल विल रिमेम्बर दिस दीज डेज की शुरुआत यहाँ पे हुई थी उसकी। आज किसी ने लिखा था कि
बिल गेट्स 27 साल रोज काम पे गए, हम्म। 1 साल वर्क फ्रॉम होम करने के बाद उनका डिवोर्स हो गया। नहीं, ये तो एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है कि इतने अमीर आदमी भी अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाया। क्या तो बात, मतलब क्या बात। हमारे साधारण आदमी तो मतलब उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो मतलब 1 साल आप बीवी घर में रहो बीवी के साथ में, और उसको इतना पैसा होने के बाद भी उसको खुशी ना दे पाओ, तो मतलब देयर इज अ क्वेश्चन मार्क यार, मतलब ये क्या हो रहा है जिंदगी में। नहीं सचमुच दादा, अब हम तो वो पेन हो या जो भी हो, जो फीलिंग्स है उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो भाई सिंगल लाइफ जी रहे हैं। हम्म। बट जो मैरिड कपल्स हैं, जो जिनकी शादियां हुई थी, वो अब पहली बार इतना समय एक साथ बिता रहे हैं, तो वो पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा। विल ब्रिंग समवन, हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे लोगों को जो हम्म। जिनसे पूछेंगे उनके घर में भाई कितने बर्तन बज रहे हैं, किस साइज के बज रहे हैं और किस हम्म। विषय पे बजते हैं। तो वी विल डू दैट, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने शो के साथ जुड़े और एक्सपीरियंस बाहर आए, ताकि लोग ये समझ पाए कि हाँ नहीं भाई, वो इस बैटल में अलोन नहीं है, अकेले नहीं है, सबके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। और हम्म। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहा हूँ जहाँ पे आउट ऑफ द वे जाके नई चीजें कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें कर रहे हैं जो इसके पहले उन्होंने नहीं की। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, पॉजिटिव लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख रहे हैं और ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे पहले उनको करने का मौका नहीं मिला। हम्म। अच्छा, आज बाय द वे वो जो आप बता रहे थे, वो जो पूरा केक वाला इशू हुआ था, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी आप बताएं थोड़ा सा कि ऑफ कोर्स जो realflowers.in है, वो इस पैंडेमिक से, मतलब इस पैंडेमिक नहीं, के नॉट इफेक्ट ओनली की वजह नॉट से। ओनली नॉट ओनली मी, बट जितने भी मतलब ऑनलाइन वाले हैं एसेंशियल छोड़ के, दे आर गोइंग थ्रू रफ टाइम्स, बिकॉज बिजनेस नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से ऑफिस बंद करना पड़ रहा है। तो हमारे जो फिक्स कॉस्ट है वो तो बढ़ ही रहे हैं, रेंट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो इट इज बिकमिंग वेरी चैलेंजिंग फॉर मेनी पीपल, यू नहीं नो। ऑफ कोर्स, वही मैं कह रहा था कि realflowers.in भी इससे बच नहीं पाया है। और आज भी आप बता रहे थे कि 2-3 डिलीवरीज ऐसी थी जो या तो लॉकडाउन के किसी इशू की वजह नहीं, से हाँ, या आई हैड सम ऑर्डर्स इन गुड़गांव, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बट वो मतलब ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद भी लोग कर नहीं पाए, हाँ। तो पूरा सिस्टम ही पूरा मेरा हिल गया है ना, मतलब। हम्म। तो मतलब मेरा तो मतलब ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, हम्म। मतलब जिनकी जिनके हाँ, मतलब एसेंशियल के दायरे में नहीं आता है कहीं से भी, ये तो बात सही एब्सोल्युटली, विच इज हार्डली है। इम्पोर्टेंट, बट जिनकी जिंदगी दाव पे लगी है, बिजनेसेस में घाटा हुआ है, उससे उभर नहीं पाए हैं, तो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम। मुझे याद आता है ना कि मतलब मुझे याद तो नहीं आ रहा है, मतलब मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ करता था, पिछले हम्म। दशक में, पिछले सेंचुरी में, वर्ल्ड करेक्ट। वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, आपके 4-4 साल युद्ध चल रहा है, हम्म। द अनसर्टनिटी ऑफ लाइफ, कि मतलब आगे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो हम यू कैन ओनली फील, हम जब इस युग में रह रहे हैं, आप जो देख रहे हैं ना, वी कैन ओनली फील कि वो लोग ने उस वक्त क्या महसूस किया होगा ना, कि लंदन में बम्बार्डिंग होने वाली है, चर्चिल जर्मनी आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, सायरन बजता है, लोग बेचारे कितना डर, कितना फियर, कैसे एंशियस एग्जैक्टली। होते होंगे लोग यार। तो ये डिफरेंस ये है कि उधर उधर बम से लोगों को डराया जाता था और मारते थे, यहाँ पे कोविड है जो लोगों को मार रहा है। डर तो वही है, दोनों केस में हम्म। डर है, हम्म। मौत भी है, सन्नाटा भी है, लेकिन द डिफरेंस इज दैट कि आई कैन ओनली फील, हम जो पिक्चरें देखते थे ना, वो इंग्लिश पिक्चरें, सेकेंड हम्म। वर्ल्ड वॉर, शिंडलर्स लिस्ट, ये सब पिक्चरें देखते थे, तो वो जो महसूस मुझे अभी इन दिनों में हो रहा है ना, 1 साल से, हम्म। फ्यूचर का पता नहीं, अनसर्टेनिटी है, यू हैव टू हम्म। मोटिवेट योरसेल्फ। तो इट्स अ वियर्ड कंपैरिजन, आई नो, बट दिस इज द क्लोजेस्ट कंपैरिजन टू बीइंग देयर, टू बी इन दैट स्पेस एंड रियलाइज की व्हाट दे वर गोइंग थ्रू दैट टाइम। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी ऐसे लोगों को भी हमारे शो पे लाने का हमारा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऐसे समय को देख चुके हैं। अगर बिल्कुल ऐसा नहीं तो इसी तरीके का माहौल, जैसे कि जितने वॉर इससे पहले हमने देखे हैं 1962 के समय, खैर वो तो नॉर्दर्न बॉर्डर का वॉर था, तो इतना ज्यादा उससे इंडिया अफेक्ट नहीं हुआ था।
लेकिन जितने भी वॉर्स हुए हैं, अगर उस समय पे जो सीनियर्स अभी हमारे बीच हैं जो बता सकें कि ऐसा होता था, ये भी प्रॉब्लम होती थी, तब भी बिजली चली जाया करती थी। क्योंकि एक तो मुझे याद है, पता नहीं मुझे एक याद है, लेकिन वो पता नहीं कब होगा, 86 में तो मैं आया हूँ भाई यहाँ पे। लेकिन एक समय याद है मुझे दादा, जब मैं मेरे ख्याल से 4-5 साल का होगा, और उस समय पे वो होता था, वो पता नहीं किस वजह से हुआ था, लेकिन पूरा लाइट चली जाती थी और सायरन बजता था सिर्फ। आई डोंट नो वो किस वजह से हमारे जबलपुर शहर में होता था, लेकिन मुझे वो याद है कि हूटर बजते थे कि भाई पूरा लाइट बंद हो गई, पूरा अंधेरा है और लोग सब अंधेरे में हैं और हूटर बज रहे हैं। मैं पता करके बताऊंगा इस पे, अभी मेरे को बिल्कुल। हल्का हल्का याद आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा मेरे को ध्यान में एक बार हुआ था, मतलब। सही है। या मे बी हाँ, ये हो सकता है वो ड्रिल करते हो ये लोग, क्योंकि यहाँ पे दादा हमारे जबलपुर में 2-3 बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की फैक्ट्रीज, और जो आपको पता होगा खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में हमारे यहाँ का आर्म्स और एम्यूनिशन बनता है। तो वो मेरे ख्याल से उनका ड्रिल होता होगा वो, कि अगर मान लो ऐसी कोई स्थिति हुई, अगर वॉर हो रहा होगा, तो हम कैसे पूरा अंधेरा कर देंगे ताकि वो क्रिटिकल इलाके उनको दिखे ना ऊपर से। राइट राइट राइट। तो कुड बी वैसा कुछ, पॉसिबल। हाँ, वैसा क्वाइट कुछ होता पॉसिबल, होगा, क्वाइट अभी पॉसिबल। ध्यान में आ रहा है। बाकी दादा एक ये चीज करने बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, इसीलिए हम इसके आगे फिर बात नहीं करेंगे। बस मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये आंकड़े ऐसे नहीं हैं जिसको बताते समय कोई खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हमको दूध का दूध पानी का पानी करते समय कई बार आंकड़ों की भी लेनी चाहिए। और ये दादा पूरा फेसबुक में और पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो हम अकेले नहीं है इसकी बात करने वाले, क्योंकि हर एक आम इंसान को भी समझ में आ रहा है कि पिछले 15-20 दिनों में जो स्थिति हुई है यहाँ पे, यानी ऑफकोर्स 15 अप्रैल के बाद, तो एकदम से यानी मतलब ऐसा दिखाया जाने लगा है कि जैसे इंडिया तो बिल्कुल भाई यहाँ पे सब मर्डर करने के लिए घूम रहे हैं आपका। यानी ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और वो स्पेशल प्रॉब्लम के कौन एक रिस्पॉन्सिबल है, किसको ठहराने की कोशिश कर रही है, उनका नाम देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये फिगर्स बताने में। लेकिन आज अभी 7 बजे के समय में जब हम बात कर रहे हैं, जो ताजा फिगर्स है दादा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। नॉर्थ अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 50 करोड़ है। ओके। अभी तक वहां पर टोटल कोविड के केसेस 4 करोड़ है, जिसमें से मृत्यु लगभग 9 लाख लोगों की हुई है। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप की पूरी जनसंख्या है 75 करोड़। यूरोप वही जिसमें इंग्लैंड, इटली, फ्रांस इत्यादि आते हैं, जहां पर कई सारे भारतीय जाके अपनी छुट्टियां बनाने के सपने देखते हैं। यहाँ पर पूरी जनसंख्या 75 करोड़ है, और अब तक 5 करोड़ केसेस कोविड के यहाँ पे आ चुके हैं। 75 मतलब 75। ओके। और 5 करोड़ कोविड के केस यहाँ पर अभी तक देखे गए हैं, जिसकी वजह से 10 लाख लोगों की लगभग मृत्यु हुई है। अब हम आते हैं हमारे भारत के पास। भारत की इस वक्त जनसंख्या 135 करोड़ बताई जा रही है। 135, जिसमें टोटल कोविड के केसेस हैं लगभग 2.5 करोड़, और हमारे यहाँ मृत्यु हुई है लगभग 2.5 लाख लोगों की। फिगर्स आपके सामने, अब इस पर हमको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। 2.5 लाख है तो मान लो चलो, उसमें से बहुत सारे कहते हैं कि अनअकाउंटेड है, जिसकी गिनती नहीं हुई है वो। वही मैं यही विषय पे इसीलिए बात करने में मुझे अंदर से झिझक हो रहा है दादा, क्योंकि अब मैं कैसे कह दूं कि हम 5 लाख मान लें। ओके। लोग मरे हैं दादा, उनको हम ऐसे फिगर में मान कैसे लें कि 5 लाख मरे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को संतुष्टि इससे मिलती है तो हम मान लेते हैं कि आधे फिगर छुपाए गए हैं, 5 लाख लोग मरे हैं। तब भी नॉर्थ अमेरिका 200 साल जो हमसे आगे है, विद द बेस्ट ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर अभी तक 9 लाख लोगों की लगभग मृत्यु हो चुकी है। और यूरोप जो हमसे और आगे है, जो हम पे राज करते थे, वहां पर लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और भारत अभी भी अगर हम बड़े हुए फिगर्स के साथ भी देखें तो 5 लाख पर ही है। आई थिंक एक ही पॉइंट आई वांट टू ऐड इन दिस, व्हिच इज बोथ अमेरिका एंड यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सीनियर सिटीजन ज्यादा है उनमें। करेक्ट। और हमारे इसमें यंग ज्यादा है, 40 बिलो, 35 बिलो तक। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट हाँ, अगर if you really go to see डेथ तो डेथ होती है, एक हो या 10 लाख हो। जी।
So नहीं, पर हाँ वैसे तो ये कोई तरीका नहीं है, पर ये सिर्फ बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कुछ फोर्सेज ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि इंडिया में ही कुछ गड़बड़ हो गया है। ऐसा तो नहीं लगता ये फिगर्स को देखने के बाद कि इंडिया में ही कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ पूरे दुनिया भर में हुआ है भाई। yes, everybody has gone through this, you know. See, एक बार तो हर कंट्री गिरी है, झटका लगा है, चाहे फर्स्ट वेव हो या हमें सेकंड वेव में हुआ है, बहुतों का फर्स्ट वेव में हुआ था, but they've recovered very fast and we hope that you know कि we will also recover very fast and will vaccine people very fast. स्पुतनिक का भी वैक्सीन अभी जून में मैं सुन रहा हूँ कि चालू हो जाएगा, इट्स अ सिंगल डोज। करेक्ट। तो लेट्स होप दैट यू नो कि we move on now, we move on। और मुझे लग रहा है हाँ दादा, हम हमको डिफेंड किसी को भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है वो गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही है, अपने आप कर रही है वो। और आज मैं देख रहा हूँ रिपोर्टिंग भी आज लगातार 4th डे में मैंने देखा है, अब रिपोर्टिंग भी उस तरह की ये लोग नहीं कर रहे हैं जिसमें अब शायद इनको भी खुद समझ में आया है कि यार ऐसे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर गवर्नमेंट को या पर्टिकुलर देश को ब्लेम करने से मतलब नहीं है, इट्स अ ग्लोबल कैलेमिटी, यानी इसका स्केल ग्लोबल है। तो अभी सबको आज भी मतलब जितनी भी रिपोर्टिंग हुई है वो आइसोलेटेड जो इंसिडेंसेस हैं कि भाई किसी राज्य में कुछ हुआ, किसी राज्य में कुछ हुआ, वैसा बताया जा रहा है। नहीं, वैसे भी सैटरडे संडे तो न्यूज मीडिया सोती है ना, मंडे टू फ्राइडे काम करती है, सैटरडे संडे उनके प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलते हैं नो, जैसे गैजेट्स है ये उनके बारे में प्रोग्राम चलते हैं, वो मंडे अभी सुबह में लोग जागेंगे। अगर तू नोटिस करेगा सारे न्यूज टीवी न्यूज चैनल सैटरडे संडे उनके प्री रन प्रोग्राम्स होते हैं, यू नो गैजेट्स को लेके, गाड़ियों को लेके। तो दे यूजुअली रेयरली कवर लाइव इवेंट्स अनलेस कुछ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला हो तो, अदरवाइज उनके मैन पावर उनका रहता नहीं है, तो छुट्टी देते हैं टू नो फॉर द नेक्स्ट वीक टू हैपन। तो ये ऑब्जर्वेशन मेरे को लगा है। नहीं, आप सही कह रहे दादा, पर मैं ज्यादातर केसेस में टेलीविजन देख पाता हूँ, तो मैं तो यानी मतलब जब भी मुझे करना होता है तो मैं गूगल का जो कंपाइलेशन होता है, तो गूगल वाले ये अच्छी चीज करते हैं, कम से कम उनका गूगल न्यूज जो है उसका मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ उनको। तो वो जो वर्ल्ड वाइड जो खबरें देखी जा रही हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में वो लोग डिवाइड करके दे देते हैं कि भाई इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हेल्थ में क्या हो रहा है, जैसे। तो वहां से ही मैं देखता हूँ सब लोग खबर उठाते हैं, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जैसे वहां पे जो खबर आई है उसी से आगे रिपोर्ट बनेगी। तो आज भी यानी मतलब लगातार 4th डे में भी मैंने वैसा ट्रेंड नहीं देखा कि पूरी तरीके से यू नो अपन को देश को यानी नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इन दी एंड आप एक ही चीज के बारे में कितना बोलोगे, यू नो, इवन दैट गोज फॉर इवन गुड न्यूज। अच्छी न्यूज भी होती है तो आप एक ही न्यूज 1-2 दिन चलती है, उसके बाद में यू मूव ऑन, यू नो। कितना राग अलापोगे। हाँ, न्यूज चैनल्स दे लुक फॉर पीक्स एंड दे जंप फ्रॉम वन पीक टू द अदर। अगर आज ये न्यूज पीक हो रही, वहां बैठे हैं वो लोग पीक पे, जैसे ही कुछ दूसरी न्यूज है तो वो उधर जंप मार लेंगे वो लोग, तो दैट ये नो वेव की वो पीक पे रहेंगे वो लोग। तो दे जंप फ्रॉम पीक टू पीक, यू नो। अगर मान लो कल कुछ बड़ी न्यूज आती है जो अच्छी न्यूज है तो दे विल जंप ऑन दैट एंड दे विल, यू नो, इट्स लाइक ईटिंग फास्ट फूड, यू नो। टीवी न्यूज इज लाइक ईटिंग अ फास्ट फूड। नाश्ता किया आपने जल्दी जल्दी में, पर आपको अच्छा खाना खाना है, मीनिंगफुल खाना खाना है, भरपेट खाना खाना है, तो आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, जहां पे आपको पूरी न्यूज मिलती है डेप्थ में, तो यू कैन रियली टेक अ कॉल, यस नो। बड़ा वियर्ड कंपैरिजन था न्यूज और खाने का, बट नहीं दादा, अभी इस समय पे कुछ भी वियर्ड नहीं है, सब नॉर्मल है, और जो नॉर्मल है वो वियर्ड है। This is Newstainment Television.